तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है HPTLC के ऊपर, मतलब हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, जिसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बात करी, इस इंस्ट्रूमेंट का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया। दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको इसके इंस्ट्रूमेंटेशन समझाया, पूरा इसका बताया कि इसके इंस्ट्रूमेंट के कितने पार्ट होते हैं, उनका वर्किंग क्या होता है। इस पार्ट के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट जो है पूरा रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये, और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको चला के दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा, रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा कि रिपोर्ट कैसे बनती है, और साथ में आपको वीडियो के एंड में आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हम अपने सैंपल, जो हमारा अननोन सैंपल है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैसे क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले मैं आपको थोड़ा प्लान ऑफ वर्क समझा देता हूं कि इस HPTLC के अंदर हम कौन सा सैंपल लगाने वाले हैं। तो हमारे पास एक अननोन सैंपल है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करने वाले हैं सिनोसाइट। क्या पता करने वाले हैं? उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ सिनोसाइट, के हमारे पास जो अननोन सैंपल है उसके अंदर सिनोसाइट प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमको सिनोसाइट पता करना है। देखिए, सिनोसाइट जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, और उनका जो रिटेंशन फैक्टर आता है वो उनका रिटेंशन फैक्टर आता है, मैं आपको बता दूं कितने पे आता है, 0.35, 0.25, 0.46 और 0.61। ठीक है, तो इसकी 4 रिटेंशन फैक्टर्स होते हैं, या इन्हीं यानी इन चारों में से जहां पर भी हमारी पीक आएगी, वो अगर वहां पर अगर हमारी पीक आती है, मतलब वो सिनोसाइड है। ठीक है, तो सिनोसाइड की प्रेजेंस हमको कैसे पता चलेगी? अगर हमारी पीक जो है वो 0.35, 0.25, 0.46 और 0.61 में चारों में से किसी एक पे आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिनोसाइड है। ठीक है, यहां पर हम जो मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल फेज जो है वो है 2-प्रोपेनॉल इथाइल एसीटेट वाटर फॉर्मिक एसिड। तो यहां पर मैंने जो मोबाइल फेस बनाई है वो बनाई है 25 ml। कितनी? 25 ml मैंने मोबाइल फेस बनाई है। तो मैंने एन प्रोपेनॉल का जो रेशो है वो मैं आपको बता, मोबाइल फेस का जो रेशो हमने लिया है वो मैं आपको बता देता हूं। मोबाइल फेस का जो रेशो है उसमें 2 प्रोपेनॉल है 8.5, इथाइल एसीटेट है 9.5, वाटर है 6 और फॉर्मिक एसिड है 1। तो मैंने इस 25 ml बनाने के लिए 2 प्रोपेनॉल ले लिया है 8.5 ml, 8.5 ml, इथाइल एसीटेट लिया है 9.5 मतलब 9.5 ml, वाटर 6 ml और फॉर्मिक एसिड 1 ml। इनको डिसॉल्व सबको आपस में मिक्स करके मैंने मोबाइल फेस बना ली है 25 ml। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक स्टैंडर्ड और टेस्ट बनाना है। तो स्टैंडर्ड में मैं ले रहा हूं सिनोसाइड, क्योंकि मुझे सिनोसाइड डिटरमाइन करनी है, और मेरे पास अननोन सैंपल है ही। तो उन दोनों का मैं एक सॉल्यूशन डेवलप करूंगा मिथेनॉल के अंदर अलग अलग, और कंसंट्रेशन रखूंगा दोनों के, मतलब एक तरह के मैं दोनों के डाइल्यूशंस बनाऊंगा। तो दोनों के जो डाइल्यूशंस होंगे, मतलब स्टैंडर्ड और टेस्ट के, उनकी कंसंट्रेशन होगी 10 माइक्रोग्राम पर ml। फिर से बता रहा हूं, 10 माइक्रोग्राम पर ml उन दोनों की कंसंट्रेशन में रखूंगा। और सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, तो सॉल्वेंट के लिए मैंने स्टैंडर्ड जो है बेसिकली वो मैंने प्रिपेयर किया है मिथेनॉल के अंदर, वहीं टेस्ट जो है वो मैंने वाटर के अंदर प्रिपेयर किया है। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से बेसिकली मैंने जो अपना जो सैंपल है बेसिकली वो भी मैंने मिथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करी थी, बट वो मिथेनॉल के अंदर नहीं डिसॉल्व हो पाया, इसलिए मैं उसको वाटर के अंदर ले रहा हूं। बट आप एक चीज याद रखिए कि करीबन 90% जो हर्बल ड्रग्स होती है वो मिथेनॉल के अंदर डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो मैं ज्यादातर तो मिथेनॉल लेता हूं, बट ये जो पर्टिकुलर सैंपल है मेरा, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो मैं वाटर सैंपल ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने मेरा जो टेस्ट है वो 10 माइक्रोग्राम पर ml का बनाया है, और स्टैंडर्ड भी 10 माइक्रोग्राम पर ml का बनाया है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 10 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। बेसिकली तो मेरा एक वीडियो पहले से ही है जिसमें मैंने डाइल्यूशंस बना के बताए हैं कि डाइल्यूशन कैसे बनते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं। तो मैं आपको अब ये बताता हूं कि 10 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहां पर टेस्ट और स्टैंडर्ड का जो डाइल्यूशंस बनाएंगे या जो सॉल्यूशन बनाएंगे, वो उसकी कंसंट्रेशन होगी 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो मैं आपको बताता हूं कि 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 100 mg स्टैंडर्ड और टेस्ट ले लिए, दोनों अलग अलग। उसको हमने 100 ml सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया। ठीक है, 100 mg को 100 ml के अंदर डिसॉल्व किया। 100 ml क्या है हमारा सॉल्वेंट सिस्टम। स्टैंडर्ड के लिए लिया हमने मिथेनॉल, और टेस्ट के लिए लिया है हमने वाटर, पानी। ठीक है, तो जैसे ही हम 100 ml के अंदर डिसॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन होगी 1 mg पर ml। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हो गई 1 mg पर ml, या 1 mg पर ml को हम कह सकते हैं 1000 माइक्रोग्राम पर ml, क्योंकि 1 mg के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन होगी 1 mg पर 1 ml या 1000 माइक्रोग्राम पर ml। इस सॉल्यूशन का जो हमारा 1 mg पर 1 ml का सॉल्यूशन बना है, उसका 1 ml लेके हम 10 ml के अंदर डिसॉल्व करेंगे। 10 ml क्या है हमारा सॉल्वेंट, मिथेनॉल, और एक में है वाटर। मिथेनॉल किसमें, स्टैंडर्ड में, और वाटर है हमारा टेस्ट में। ठीक है, तो यहां जैसे ही हम 10 ml के अंदर डिसॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगी 100 माइक्रोग्राम पर ml। कितनी हो जाएगी, 100 माइक्रोग्राम पर ml 10 ml के अंदर। तो ये सॉल्यूशन हमारा बन गया 100 माइक्रोग्राम पर ml।
फिर उसका 1 लेके वापस 10 करेंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो हमारे यहाँ 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये मैं 10-10 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है सॉल्वेंट वेस्ट हो जाता है, इस वजह से 10-10। अगर आपके पास सॉल्वेंट भी बहुत ज्यादा है या कोई सॉल्वेंट अगर आप वाटर का ही यूज कर रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट तो बहुत चीप होता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि 100 लेके 100 कर लिया और 1 लेके 100 कर लिया। अगर आप 100 लेके 100 mg करेंगे तो वही 1000 माइक्रोग्राम पर ml का बनेगा, और उसका 1 लेके 100 कर लेंगे तो यहीं पे 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये 1 लेके 10 और 1 लेके 10 मैंने इसलिए किया है क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है ना वो मैं जो सेव करते हैं, क्योंकि जबरदस्ती क्योंकि चाहिए हमको 1 या 2 ml सैंपलिंग के लिए और इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है 100 ml, इसलिए 1 लेके 10 करा है हमने। ठीक है, तो यहां पर हमारा केवल 20 ml मोबाइल फेस यूज हुआ, मतलब अगर आप पूरा देखें तो यहां पर 100-10-10 120 ml हमारा सॉल्वेंट यूज हुआ है। ठीक है, अगर हम 100 mg लेके 100 ml करते फिर 1 लेके 100 कर लेते तो ये हमारा 200 ml यूज हो जाता। इस वजह से मैंने कम यूज करा है क्योंकि क्वांटिटी रिक्वायरमेंट भी काफी कम है इस वजह से। ठीक है, नहीं तो आप लाके 100 भी कर सकते हो। 100 mg को 100 ml के अंदर डिसोल्व किया, उसका 1 लेके 100 कर लोगे तो भी 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन बनेगा। और जो मैंने आपको ये तीन स्टेप में बताया है इसमें भी आपका 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसको और सिस्टमेटिक कर दूं, अगर आप 1 लेके 10 करते हैं तो 10 माइक्रोग्राम पर ml का, इस सॉल्यूशन में से 2 लेके 10 करते हैं तो 20 माइक्रोग्राम पर ml का, इसमें से 3 लेके 10 करेंगे तो 30 माइक्रोग्राम पर ml का। और ये जो 10 माइक्रोग्राम पर ml का बना है, अगर इसमें से 1 लेके अगर आप 10 करेंगे, इसको अगर और कंटिन्यू करें, देखिए इसको भी आगे लेते हैं, इसका 1 ml करके 10 करते हैं। ठीक है, तो 10 लेके 1 करके फिर 10 कर दिया तो ये बनेगा 1 माइक्रोग्राम पर ml का। इसमें से 2 लेके 10 करोगे तो 2 माइक्रोग्राम पर ml का, 3 लोगे तो 3 माइक्रोग्राम पर ml का। ऊपर वाले में मैंने बताया ना 2 लेके 10 करा तो 20, 3 लेके 10 करा तो 30। तो इस टाइप से आप अलग अलग डाइल्यूशंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं जा रहा हूं, बट मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि डाइल्यूशन कैसे मैंने प्रिपेयर करे हैं। तो अब हम डायरेक्ट अब इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं और अब इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट को अब मैं आपको सॉफ्टवेयर रन करके दिखाता हूं। तो अब हम सबसे पहले जो है मोबाइल फेस जो है वो हम अपने चेंबर के अंदर फिल करेंगे और चेंबर को सेचुरेट करेंगे। तो क्योंकि चेंबर सेचुरेशन में कम से कम 20 मिनट का टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम मोबाइल फेस को, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली जो है क्रोमेटोग्राम इमर्जन जो है डिवाइस जो है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअली जो है जो क्रोमेटोग्राफ HPTLC चेंबर आता है या TLC चेंबर भी जिसे कहते हैं हम उसका यूज कर रहे हैं। और ये भी हमको इंस्ट्रूमेंट के साथ ही मिला है। देखिए यहाँ पर हम एक साथ 2 प्लेट्स को रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर भी और बीच में डिवाइड है, तो डिवाइडेशन है, इस वजह से हम 2 मोबाइल फेस अलग अलग फिलअप कर सकते हैं और 2 प्लेट्स एक टाइम पे रख सकते हैं। तो हम देखिए इसको कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा मोबाइल फेस है जो हमने पहले से बना के रख रखा है, मैंने आपको रेशो बताया था। तो उस रेशो में हमने मोबाइल फेस जो है वो 25 ml बना ली है। इसके अंदर 20 से 25 ml तक आप मोबाइल फेस जो है वो रख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको देखिए मोबाइल फेस डाल रहा हूँ इसके अंदर से। देखिए ये मैंने एक तरफ मोबाइल फेस डाल दिया, उसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको घुमा देता हूं। तो ये इस तरफ जो है, मतलब इस तरफ जो है मोबाइल फेस है, ये वाला चेंबर अभी खाली है, चाहे तो आप इधर भी रख सकते हैं, बट हम इस तरफ रख रहे हैं। अब हमको सिस्टम को सेचुरेट करने के लिए हमको ये हमने पहले से मैंने फिल्टर पेपर जो है वो निकाल रखा है, काट के रख रखा है। तो इस फिल्टर पेपर को है मुझे यहाँ पर लगाना है। तो मैं इसको बिल्कुल सरफेस से होता हुआ नीचे की तरफ उतार दूंगा, बिल्कुल ऐसा कि मोबाइल फेस में हल्का सा डूब जाए। देखिए ये मोबाइल फेस में डूब गया है। इसको यूं करके ये रख दिया। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जो क्योंकि देखिए जो मोबाइल फेस के अंदर हमने जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज करा है बेसिकली वो जो है बेसिकली वो वॉलेटाइल ऑयल से सारे। तो क्या होता है कि जब हम इस चेंबर के अंदर ये मोबाइल फेस रखते हैं ना, तो उनकी जो फ्यूम्स होती है ना वो उड़ती है। अब वो फ्यूम्स अगर हम ये सेचुरेट ना करें, मतलब ये अगर हम फिल्टर पेपर ना रखें, तो जो फ्यूम्स होगी ना वो हमारी जो सिलिका जेल की जो प्लेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। सिलिका जेल की प्लेट जो होगी उन फ्यूम्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। उससे होगा ये कि हमारी जो प्लेट होगी ना वो पूरी ब्लैक दिखेगी, काली कलर की दिखेगी। इस वजह से हमको जो फ्यूम्स है, जो ये वोलेटाइल ऑयल्स की जो फ्यूम्स है जो उड़ रही हैं, इनको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इसलिए हमने ये हमारा जो फिल्टर पेपर ये डुबो दिया है। तो जितनी भी फ्यूम्स होंगी जो उड़ रही हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसमें वो फिर उसके बाद जब हम इसको हटा देंगे देन फिर हम प्लेट रखेंगे, तो केवल जो प्योर मोबाइल फेस होगा वो हमारी प्लेट के में ऊपर की तरफ रन करेगा। ठीक है, इस वजह से हम पहले इसको सेचुरेट करते हैं और जो फ्यूम्स होती है उसको एलिमिनेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ
ये हमारा फिल्टर पेपर जो हमने यूज किया है, तो ये हमने कर लिया है। अभी 10 मिनट तक हम इसको छोड़ेंगे और तब तक हम जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम उसको ऑपरेट करते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसको सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट किया जाता है। और देन फिर हम सबसे पहले हम इसमें हमारा जो बैंड्स है वो लगाएंगे और फिर प्लेट को इसके अंदर डेवलप कराएंगे। देन फिर हम जो हमारा स्कैनर है और जो विजुअलाइजर है उसका यूज करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने जो हमारी मोबाइल फेज है वो हमने टीएलसी चेंबर के अंदर रख दी है। अब हम लिनोमेट को कमांड देंगे वाया सॉफ्टवेयर और फिर उसके बाद हम लिनोमेट को ऑपरेट करेंगे। तो चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है और लिनोमेट को कैसे कमांड दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारा जो मोबाइल फेस है वो हमने अपने चेंबर के अंदर, जो हमारा टीएलसी चेंबर है उसके अंदर रख दिया है। अब हम अपनी प्लेट को प्रिपेयर करेंगे। मतलब सबसे पहले हमको लिनोमेट के थ्रू हमारी जो टीएलसी प्लेट है उसके ऊपर बेंड्स लगाने होंगे। ठीक है, लिनोमेट के थ्रू हमको टीएलसी प्लेट के ऊपर बेंड्स लगाने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वो हमको सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो लिनोमेट है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होता है। तो पहले हमको सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड देनी होगी और उसके बाद ये हमारा जो लिनोमेट है वो रन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में कमांड देते हैं लिनोमेट को और लिनोमेट जो है वो उस हिसाब से वर्क करेगा और वो हमारी टीएलसी प्लेट पे फिर बेंड लगाएगा। तो सबसे पहले हमको जाना है विनकेट पे। देखिए ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विनकेट्स, इसको ऑन करना है। देखिए ये जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर विनकेट मतलब केट्स बिल्ली वाला निशान है। देखिए यहाँ पर आपको ये निशान दिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो HP TLC है उसके 4 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर विजुअलाइजर दिख रहा है, यहाँ पर हमारा जो चेंबर है वो, इसके बाद स्कैनर और ये है लिनोमेट। देखिए यहाँ पर आपको जब मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था तो यहाँ पर आपको जो है वो क्रॉस का निशान दिख रहा था। उसका मतलब ये था कि ये इंस्ट्रूमेंट जो थे वो कनेक्टेड नहीं थे। अब आपको जो है वो क्रॉस का निशान नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो विजुअलाइजर हो, स्कैनर हो, लिनोमेट हो या जो चेंबर हो, डेवलपिंग चेंबर या क्रोमेटोग्राम भी कहा जाता है इसको, ये कनेक्टेड होने चाहिए। उसी के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड देनी है। अगर ये कनेक्टेड नहीं होंगे तो अगर आप कमांड दे भी देंगे तो भी वो जो कमांड है वो उधर उस पर जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर किसी भी टाइप का क्रॉस का निशान नहीं आना चाहिए। तो अभी आपको दिख रहा है तो यहाँ पर किसी भी टाइप का क्रॉस का निशान नहीं है। सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जाना है हमको। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको लिनोमेट पे कमांड देनी है। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पर आना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपन और यहाँ पर दिख रहा है न्यू। तो सब ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब मैं आपको इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करा तो ओपन का मतलब ये है कि अगर आपको किसी पुरानी फाइल में, आपके किसी पुराने वर्क के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ओपन में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन के थ्रू जो होता है वो सारे जितने भी चेंजेस होते हैं वो ओपन के थ्रू जाके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई पुरानी फाइल निकालता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सिनोसाइड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो सिनोसाइड ही लिखता हूँ मैं। देखिए तो जैसे ही मैं सिनोसाइड लिखूंगा तो ये जो पुराना जो मेरा वर्क है ये आ जाएगा। तो अगर इसके ऊपर मुझे कोई एडिट करना है, कुछ चेंज करना हो तो मैं पुराने वर्क के ऊपर जाकर इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वर्क जो है वो खुल जाएगा। जैसे मैंने ये ओपन करा तो ये पुराना वर्क जो है वो ओपन हो जाएगा और इसके ऊपर मैं अगर कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, कोई एडिट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मतलब ये पुराना डाटा है जो सेव रहता है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज करने के लिए यहाँ जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और क्लोज फाइल करना है तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर नया काम स्टार्ट करना है। तो नए वर्क के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और न्यू जो आपको दिख रहा है न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक चेंबर, ये जो है कि बार खुल जाएगा और इसके ऊपर देखिए आपको यहाँ एनालिसिस और मेथड दिख रहा है। तो हम एनालिसिस पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमको कोई भी जो नई मेथड हमको बनानी है उसका नाम देना है, या नई जो भी हमारा सैंपल है उसका नाम देना है। तो हम सिनोसाइड के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं दूंगा सिनोसाइड। ठीक है, सैंपल नंबर 505 और आज की डेट, तो आज की डेट है 10/3/21। ठीक है, तो ये डेट दे दी और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए ये इस टाइप से ये बार जो है वो खुल चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो एक लिनोमेट पे सबसे पहले कमांड देंगे और लिनोमेट में कमांड देने के बाद फिर हम लिनोमेट को रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिनोमेट को कमांड देते हैं। तो देखिए हमारा जो बार है वो खुल चुका है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नई फाइल बनाई है सिनोसाइड। तो ये फाइल जो है ये न्यू फाइल है जैसे, और आप जानते हैं कि अभी हम यहाँ पर लिनोमेट को कमांड देंगे। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर
डेफिनेशन में। देखिए ये आपको डेफिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइड में डेफिनेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा डेफिनेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम केवल एक ही सैंपल का एनालिसिस कर रहे हैं, तो मतलब हम अपनी प्लेट पे एक सैंपल और एक स्टैंडर्ड को रन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को रन करेंगे, उसके बाद सैंपल को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ सैंपल रखेंगे 0.5 और यहाँ पर सब्सटेंस भी जो होंगे वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये रखने के बाद बाकी सारी जो सेटिंग है वो सेम रहेगी। अगर आपको करनी है, अगर आपको कोई नया इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये सेटिंग देख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सैंपल पे, तो यहाँ पर हमको हमारा सैंपल का नाम लिखना है और स्टैंडर्ड का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला हमारा स्टैंडर्ड होगा, तो हम स्टैंडर्ड लिख देंगे, स्टैंडर्ड। और दूसरा है हमारा सैंपल जो कि 5वें नंबर का है, तो ये सैंपल 05, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। या ऊपर जाके मैं इसको सेव कर लूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये सारा डाटा जो मैं डालता जा रहा हूँ वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 सब्सटेंस है, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। वापस हम जाएंगे एनालिसिस में। एनालिसिस में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये है स्टेशनरी फेस। तो यहाँ स्टेशनरी फेस पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्लेट है बेसिकली उसकी जो साइज़ है वो है 5/10, ठीक है। तो 5/10 में अपनी प्लेट की साइज़ जो है वो यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा 5 सेंटीमीटर, 5/10, सॉरी इसको फिर से थोड़ा सही करना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा तो उससे समझ में आ जाएगा। तो 10/5, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है और इसको सेव कर लूँगा, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये सारा डाटा मैंने लिख दिया है। अभी तक मैं लिनोमेट मैंने ऑप्शन नहीं खोला, अभी मैं डेफिनेशन के अंदर ही एंट्री कर रहा हूँ। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, ये सभी जो होगी ना एंट्रीज, ये सभी एंट्रीज हमको हमारे रिपोर्ट के अंदर भी शो होगी, ठीक है। इसलिए जितनी ज़्यादा आप एंट्रीज डालेंगे, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो आपकी रिपोर्ट के अंदर शो होगी और आपको रिपोर्ट पढ़ने में भी काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। मतलब ये आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी रिपोर्ट भी देते हैं तो वो ईजिली उसको रीड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे नीचे जाना है, तो आपको ये TLC स्टेप दिख रहा है और उसके साइड में है प्रॉपर्टीज। तो फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। देखिए प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आप आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जैसे हम मोबाइल फेस के बारे में लिख देते हैं। तो देखिए मोबाइल फेस, और हमारी मोबाइल फेस है 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल इथाइल एसीटेट वाटर WAT वाटर और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये है हमारी फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका रेशो लिख देते हैं। रेशो है 8.5, 9.5, 6, 1, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेशो लिख दिया है। ये भी पूरा का पूरा हम ऊपर जाके सेव कर लेंगे। तो ये जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है मोबाइल फेस की, 2 प्रोपेनॉल इथाइल एसीटेट वाटर फॉर्मिक एसिड, उसका रेशो, ये भी हमको हमारी रिपोर्ट के अंदर शो होगा। एंड में जब रिपोर्ट बनेगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, भी पूरा शो भी करूंगा कि कहाँ कहाँ मेंशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। और भी डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें, जैसे सैंपल, आपने सैंपल कौन से सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया, बेसिकली वो तो लिनोमेट के अंदर आ ही जाएगा, बट ये सब आप डाल सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट हो, SOP डॉक्यूमेंट, तो वो इधर आ सकता है, ठीक है। वापस हम TLC स्टेप पे जाते हैं। तो TLC स्टेप पे डेफिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। देखिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने डाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी फेस से रिलेटेड भी हमने पूरा मेंशन कर दिया, हमारी प्लेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। हम डालते हैं अब लिनोमेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो लिनोमेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइड में बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा लिनोमेट का। अब हम लिनोमेट पे जाते हैं। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन वॉल्यूम, जो आपको सैंपल को अप्लाई करना है तो उसका वॉल्यूम क्या रखना है। देखिए इसका है 2 माइक्रोलीटर, बट माइक्रोलीटर में है। अगर आप ml में चाहते हैं तो ml में भी सेट हो जाएगा, नैनोलीटर में चाहते हैं तो नैनोलीटर में भी सेट हो जाएगा। 2 माइक्रोलीटर एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। ज़्यादातर HP TLC के ऊपर जो सैंपल अप्लाई होते हैं वो माइक्रोलीटर में ही होते हैं और 2 माइक्रोलीटर रहता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 6 माइक्रोलीटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपने 6 माइक्रोलीटर कर दिया। तो मेरा सैंपल जो होगा, जो प्लेट के ऊपर एक बार में अप्लाई होगा, वो होगा 6 माइक्रोलीटर, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो मैंने मिथेनॉल यूज़ करा है। जैसे कि आप जानते हैं, आप अपने हिसाब से दूसरा सॉल्वेंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर वाटर है, इथेनॉल है, इथाइल एसीटेट है, एसीटोन है, उसके अलावा कुछ और हो तो आप यूजर डिफाइंड सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। स्प्रे गैस जो है वो हम नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीक्वेंस में। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस में आपको 18 दिख रहे हैं, मतलब एक बार में
हम 18 सैंपल्स को एक प्लेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सैंपल केवल 2 सैंपल ही हम अप्लाई कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड और एक टेस्ट। तो हम यहाँ इसको 2 पे सेट करेंगे, तो हमको यहाँ जाना है नंबर ऑफ ट्रैक्स पे, जहाँ पर 18 लिखा हुआ है, इसको कम करके हमको 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम 2 लाते हैं, ये 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे 18 लिखे हुए थे, 18 से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो आप टेंशन ना लें। 18 के 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, आप जितना चाहें उतने ट्रैक्स कर सकते हैं। बस आपकी जो प्लेट है वो जो है वो लिनोमेट के अंदर फिट हो जानी चाहिए और आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सैंपल की जो बेंड होगा, जो हम प्लेट के ऊपर जो बेंड अप्लाई करेंगे वाया लिनोमेट, उस बेंड की लेंथ भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 मिलीमीटर सेट है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा है, ये प्लेट पे जब हमारा बेंड अप्लाई होगा तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि बेंड जो होगा वो प्लेट से कितना ऊपर लगेगा, मतलब कितना ऊपर नहीं, मतलब कितना साइड में लगेगा। एक्स एक्सिस पे हम 15 मिलीमीटर लेंगे, या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस का मतलब है कि 2 बेंड्स के बीच में दूरी क्या होगी, तो वो होगी 15 मिलीमीटर। और जो बेंड होगा वो कितना ऊपर की तरफ लगेगा प्लेट से, तो वो होगा y मतलब 8 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये उस हिसाब से है। ठीक है, मैं आपको लेआउट बता देता हूँ। तो ये हमारा लेआउट है, एक बार और क्लियर करते हैं। ये लेआउट थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मैं एक बार उसको सही करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद उल्टा काम हो गया है, तो मैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, 1 मिनट, तो सही करना पड़ेगा, 5/10। तो ये लेआउट हमारा अब सही हो गया है। हम वापस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लेआउट रहेगा हमारा जो मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है। तो y x एक्सिस का मतलब ये है कि x एक्सिस मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है x एक्सिस। तो वो रखी हमने, मैं आपको बता देता हूँ। x एक्सिस है 15 मिलीमीटर, मतलब ये जो है 15 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ पर 15 मिलीमीटर छोड़ के फिर बेंड लगेगा, और फिर यहाँ से अगला बेंड जो होगा वो 15 मिलीमीटर, मतलब गैपिंग रखी गई है 15 मिलीमीटर की। और y एक्सिस है यहाँ पर, मतलब ये कितना ऊपर लगेगा, तो y एक्सिस हमने रखा है, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है 8 मिलीमीटर, मतलब प्लेट से ऊपर 8 मिलीमीटर रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो होगा लेआउट होगा, ये आप पहले ही देख सकते हैं कि हमारी प्लेट में कैसा दिखेगा। हमने प्लेट जो काटी है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 2 के हिसाब से हमने रखा है। अगर 3 होते तो हम ज़्यादा बढ़ाते जाते, उस हिसाब से जितने स्पॉट लगाएंगे आप उतनी ज़्यादा प्लेट की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चाहें तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो यहाँ पर तो मैंने ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है, तो इसने स्टैंडर्ड कंडीशंस को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप अपने हिसाब से इसको डालना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आप मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेआउट आपको दिखेगा। तो ये हमने लिनोमेट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी डाल दी है, और मैंने आपको एक एक करके समझा भी दिया है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर 6 माइक्रोलीटर लिखा है एप्लीकेशन वॉल्यूम में। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो आप वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं, मतलब 1 माइक्रोलीटर भी कर सकते हैं, 2 माइक्रोलीटर भी कर सकते हैं। अगर आपका कंसनट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन की या सैंपल की जिसको आपको अप्लाई करना, उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जिसकी कंसनट्रेशन काफ़ी कम है, बहुत डाइल्यूटेड है, तो आप इसका वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो प्लेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी आपको राय थी। तो ये हमने लिनोमेट की सारी एंट्रीज कर दी है। अब हम बाहर आ गए हैं, अब हम लिनोमेट पे जाते हैं और अब अपने लिनोमेट को अप्लाई करेंगे, मतलब लिनोमेट के थ्रू अब हम लिनोमेट को ऑपरेट करेंगे। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लिनोमेट के थ्रू बेंड्स को प्लेट के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए लिनोमेट की तरफ, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लिनोमेट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने लिनोमेट को हमारी जो है वो कमांड दे दी है, अब हम लिनोमेट को ऑपरेट करेंगे। बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिनोमेट जो होता है वो नाइट्रोजन के थ्रू, मतलब नाइट्रोजन गैस के थ्रू ऑपरेट होता है। मतलब जो हमारी प्लेट के ऊपर जो बेंड अप्लाई होंगे वो नाइट्रोजन के प्रेशर के थ्रू अप्लाई होंगे। तो ये हमारा सिलेंडर है जो कि लिनोमेट से कनेक्टेड है। तो यहां पर हमको पहले प्रेशर देना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है वो होता है 100 PSI। तो हम यहां पर 100 PSI तक प्रेशर मेंटेन करेंगे, उसके बाद फिर हम लिनोमेट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम अपना जो है वो प्रेशर बढ़ाएंगे। देखिए ये प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जो है वो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए ये 100 PSI तक आ जाना चाहिए। तो जैसे ये 100 PSI पे आएगा उसके बाद फिर हम चलेंगे और लिनोमेट को ऑपरेट करेंगे। एक चीज आप याद रखिए कि अगर प्रेशर जो है वो 100 PSI तक नहीं पहुंच पाता है तो हमारा जो लिनोमेट है वो वर्किंग नहीं करेगा, वो बार बार प्रेशर फेलियर बता देगा, या तो फिर प्रेशर जो है वो
मिनिमम बता देगा। तो देखिए यहाँ पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये देखिए, तो ये प्रेशर जो है वो 100 psi तक पहुंच चुका है। अब उसके बाद अब हम अपने लिनोमेट की तरफ चलते हैं और वहां पर अब हम अपने लिनोमेट को ऑपरेट करेंगे। तो चलिए अब हम लिनोमेट की तरफ चलते हैं और उसको ऑपरेट करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर लिनोमेट से रिलेटेड सारी कमांड जो है वो दे रखी है और उसको सेव कर दिया है। अब हम हमारी प्लेट लेंगे। प्लेट जैसे मैंने आपको बताई थी, मैंने 5x10 की प्लेट काटी है, तो ये मेरी प्लेट है 5x10 की, और इसको मैं यहाँ पर लिनोमेट पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, और मैंने स्टैंडर्ड और टेस्ट पहले ही प्रिपेयर कर रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 10 माइक्रोग्राम पर ml के। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मैंने स्टैंडर्ड जो है वो मिथेनॉल के अंदर प्रिपेयर किया है और जो मेरा टेस्ट है वो वाटर के अंदर प्रिपेयर किया है। बट यहां पर मैंने जो टेस्ट जो मैं भी यहां लेने वाला हूं वो भी मैं मिथेनॉल के अंदर ही प्रिपेयर करके ले रहा हूं, क्योंकि दोनों के अंदर सॉल्युबिलिटी एक जैसी आ गई है। क्योंकि फिर मैंने बाद में जब उनको सोनिकेट किया प्रॉपरली, तो वाटर और मिथेनॉल के अंदर दोनों के अंदर जो मेरा सैंपल है वो डिसॉल्व हो गया प्रॉपरली। तो यहां पर मतलब जो एनालिसिस में भी कर रहा हूं बेसिकली, वहां पर मैं जो सैंपल ले रहा हूं वो मिथेनॉल वाला ले रहा हूं। ठीक है, मतलब दोनों प्रिपरेशन मेरी स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों मैंने मिथेनॉल के अंदर प्रिपेयर करी है। ठीक है, तो ये मेरा 100 माइक्रोलीटर का जो इंजेक्शन है ये भी सैंपल के साथ आया। काफी कॉस्टली होता है क्योंकि केमेक का ऑफिशियल है, इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है। इसकी जो कॉस्ट है वो 35,000 रुपए है। तो आप मैं इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में यूज करूंगा। एक चीज आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप स्टैंडर्ड टेस्ट प्रिपेयर कर लें तो उसको आप वॉटमैन के साथ फिल्टर जरूर करें। अगर आप वॉटमैन के साथ वॉटमैन फिल्टर पेपर की बात कर रहा हूं, वॉटमैन फिल्टर पेपर से आप जरूर उसको एक बार फिल्टर करें। अगर आप उसको फिल्टर नहीं करेंगे, विदाउट फिल्टर अगर आप प्रिपरेशन ले लेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इस इंजेक्टर में जाके जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वो इसको जाम कर देते हैं। और एक बार वो यहां पर जमा हो गए तो ये किसी काम का नहीं है। तो सीधी बात है, आपका 35,000 का नुकसान हो चुका है। इसीलिए आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक फिल्टर कीजिए, बट फिल्टर करने के बाद ही आप स्टैंडर्ड और टेस्ट को यूज कीजिए। विदाउट फिल्टर, आप फिल्टर करे बिना कभी भी आप इंजेक्टर में आप अपने सैंपल और स्टैंडर्ड को यूज ना करें। तो मैंने यहां पर वॉटमैन फिल्टर पेपर से पहले से ही उसको फिल्टर कर लिया है मेरे स्टैंडर्ड टेस्ट को, और अब मैं इसमें इसको ले रहा हूं। देखिए, बबल का हमको ध्यान रखना है बस। ओके, तो ठीक है, ये बस बबल नहीं आने चाहिए। देखिए, बबल आ जाएंगे तो एयर आ जाती है, इस वजह से मैं बबल को थोड़ा सा हटा रहा हूं। क्लियर हो गया? आप चाहे तो 70 माइक्रोलीटर भी ले ले, बट मैं जैसे मैंने आपको बताया था मैंने 6 माइक्रोलीटर ही सेट किया हुआ है, तो ये केवल 6 माइक्रोलीटर ही लेगा। तो मैंने इसमें वैसे ज्यादा ले लिया है, बट अननेसेसरी जो सॉल्यूशन होगा उसको हटा देगा और केवल 6 माइक्रोलीटर को ही वो स्प्रे करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां पर लगा देता हूं। देखिए, ये मैंने अपना इंजेक्टर यहां पर लगा दिया और ये जो मेरी प्लेट है इसको मैं ऊपर लगा रहा हूं। देखिए, चलिए अब हम इसको आपको रन करके दिखाता हूं कि इसमें हम स्टैंडर्ड और टेस्ट को कैसे यहां पर हम इसकी बेंड्स लगाएंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो अब देखिए, हमने हमारा जो स्टैंडर्ड है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो स्टैंडर्ड हमारे जो इंजेक्टर है उसके अंदर फिल कर दिया है, प्लेट हमने फिट कर दी है। अब देखिए हम उसको ऑन करते हैं। बाहर हमने गैस ऑन कर दी है, प्रेशर जो है हम नाइट्रोजन का वो है 100 psi। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जाना है इंटर पे। देखिए, इंटर पे गए, ठीक है, और रन पे गए, रन के बाद वापस इंटर पे गए। देखिए वो ऑन हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा अभी कि अभी हमने जो है हमारे स्टैंडर्ड का जो बैंड है वो इस पे लगा दिया है। अब हम अपने टेस्ट का जो बैंड है वो अप्लाई करेंगे हमारी प्लेट के ऊपर। बट एक चीज हमेशा याद रखें कि एक बार जब ये यूज हो जाए
तो उसको पहले आप क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के लिए आप मेथनॉल का यूज कर सकते हैं, मतलब एक बार आप मेथनॉल से इसको लेके इसमें से पास कर दीजिए, तो अगर कोई भी इंप्यूरिटी या सैंपल के कोई पार्टिकल्स अगर अंदर रह भी गए होंगे तो वो प्रेशर के साथ निकल जाएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि लड़के जो होते हैं वो इसको वॉश नहीं करते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सूख के अंदर जम जाते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब भी आप इसको यूज करें, एक दो बार इसको मेथनॉल से आप इसको क्लीन कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर क्लीन रहेगा और स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर हमारा टेस्ट ले लेते हैं। तो टेस्ट का सैंपल लेते हैं अब हम। देखिए बबल का हमको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो देखिए अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, धीरे धीरे लीजिए तो और इजी मूव हो जाता है। देखिए ये ले लिया है मैंने, तो ये हमारा हो चुका है। ये हमने हमारा सैंपल ले लिया है और अब हम अपने सैंपल को इस पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये अब हमने सैंपल अप्लाई कर दिया है। अब हम अपने सैंपल का बैंड जो है वो अपनी प्लेट के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए अब हम अपने सैंपल का बैंड जो है वो अपनी प्लेट के ऊपर लगाएंगे। तो वापस हमको इंटर करना है। देखिए जैसे ही इंटर करा वो उसने ले ली है कमांड, और अब वो अपना सैंपल जो है वो अब अपनी प्लेट के ऊपर अप्लाई करेगा विद प्रेशर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारा हो जाएगा, उसमें से हमको प्लेट को निकालना है इस तरीके से इजी वे में। और अब हमारी प्लेट को हमको हमारे जो हमारा टीएलसी चेंबर है उसमें हम इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए ये यहाँ पर हमने इसको डुबो दिया। ठीक है, और जो हमारा इंजेक्टर है उसको भी निकाल के अब हम इसको मिथेनॉल से क्लीन कर लेंगे। तो ये हमारे पास मिथेनॉल है, देखिए ये मिथेनॉल है। तो ये 2-3 बार आप चाहे तो इसको रिंस कर लीजिए मिथेनॉल से, तो अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर इसके अंदर रहेगा तो वो निकल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब हम अपनी प्लेट को जो है बेसिकली वो करीबन आधा घंटा 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो एक बार प्लेट अगर ऊपर जो हमारा सॉल्वेंट है वो ऊपर रन करेगा, उसके बाद फिर हम जो हमारी प्लेट है उसको देखेंगे हमारे विजुअलाइजर के अंदर और स्कैनर के थ्रू, और हमारी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेंगे। तो अब हमारी जो प्लेट है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 20 मिनट तक हमने इसको रखा था, और 20 मिनट के बाद ये हमारी प्लेट जो है वो उसके ऊपर सॉल्वेंट जो है वो चढ़ चुका है। हमने फिर इसको रूम टेम्परेचर पे सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हमारी प्लेट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको विजुअलाइजर की तरफ ले जाएंगे और विजुअलाइजर में चेक करेंगे कि हमारे बैंड्स जो है वो प्रॉपरली आए हैं कि नहीं आए, हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम से जो हमारा सैंपल और स्टैंडर्ड है वो ऊपर की तरफ रन करा है कि नहीं करा है, वो देखेंगे। तो वाया पहले हम इसको, मैं आपको पहले ये बताता हूं कि इसको हमको विजुअलाइजर में कैसे रखना है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।